आज से कुछ दिनों पहले मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनको नई नई जॉब लगी थी और उनको जॉब लगने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अब मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्योंकि मैं हमारे ब्लॉग्स में बताता रहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, पैसों को सही से मैनेज करना कितना ज़रूरी है। तो उनको लगा कि मुझसे वो पूछे। मैंने उनको सिंपल सा आंसर दिया, ये आपकी पहली सैलरी है, तो ट्राई करो कि इस सैलरी को अपने घर के लोगों के ऊपर खर्च करो, अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाओ। जो मेमोरीज बनेगी वो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी। पर उसके बाद के दिनों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही बिगिनर लोगों के लिए, जिनकी नई नई जॉब लगी है और जिन्होंने अब तक पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ किया नहीं है और वो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम वो बातें करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी पर्सनल जो लर्निंग्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है इसमें मैं सही हूँ, गलत हूँ, वो डिसीजन आपको लेना है। आपने खुद ने उस चीज़ को एनालाइज करना है और फिर आपका डिसीजन लेना है। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मेरे लिए सही थी, आपके लिए सही नहीं हो सकती है, तो वो डिसीजन आपने खुद ने लेना है। पर इस वीडियो में हम बहुत ही बिगिनर और बेसिक लेवल की चीजें कर सकते हैं, जो मुझे लगता है कि हर कोई अपने जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकता है। जो थंब रूल ऑफ पर्सनल फाइनेंस है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लेना और अपने खुद का दिमाग यूज करके अपनी खुद की लाइफ को अंडरस्टैंडिंग में लाके ही आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप जब आपके पहले जॉब में जाते हो तो आपको समझ में आती है। मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं हमारे घर में पहली बार जॉब करने वाला इंसान था। मेरे पापा किसानी करते हैं और किसान लोगों का कोई फिक्स इनकम नहीं होता है और हमें ये पढ़ाया भी नहीं जाता है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद मेरी पहली जॉब लगती है और मुझे सैलरी आना शुरू हो जाता है। सैलरी आने के बाद पैसे आते हैं, उनको खर्च करते हैं। पहली सैलरी मैंने ऐसे ही खर्च कर दी। मैंने खुद के लिए कुछ चीज़ें खरीदी, फैमिली के लिए कुछ चीज़ें खरीदी और बाद में मेरे पास पैसे आने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अब इन पैसों का क्या करना है, क्योंकि सारे पैसे तो हम खर्च नहीं कर सकते, हमें सोचना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने खुद की पर्सनल फाइनेंस की जर्नी स्टार्ट कर दी। तो मैंने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा, टैक्स सेविंग के बारे में सीखा और इन सब चीज़ों का नॉलेज मुझे आता गया। बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने की और फिर उनसे सीखते सीखते मुझे जितना भी थोड़ा सा नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? जैसे कि उसका शब्द ही है पर्सनल और फाइनेंस, वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरा पर्सनल फाइनेंस मेरे लिए अलग है, सुनील के लिए अलग होगा, और कोई XYZ बंदा होगा उसके लिए अलग होगा। हर किसी के लिए पर्सनल फाइनेंस एक अलग अलग चीज़ है, इसीलिए उसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। मतलब आपके खुद के फाइनेंस को मैनेज करना उसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। पर्सनल फाइनेंस में क्या क्या आता है? उसमें आता है आपका इन्वेस्टमेंट, आपका इंश्योरेंस, आपकी सेविंग्स, आपके एक्सपेंसेस, आपके लोन्स, बहुत सारी चीज़ें, जितना भी पैसे के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आपके पर्सनल फाइनेंस में आ जाती है। तो हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्यों करनी ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के मम्मी पापा, दादा दादी जी, वो लोग आपको एक चीज़ बताते होंगे हमेशा कि भाई हमारे ज़माने में अगर हम मार्केट गए, 1,000 रुपये में हमारे घर के लिए सबके लिए खाना आ जाता था, किराना आ जाता था। और जब आप आज मार्केट में जाते हो तो आपको 3,000 रुपये देने पड़ते हैं, तब जाके सबके लिए किराना आता है। मतलब क्या हो गया? महंगाई बढ़ गई है। इस महंगाई को ही इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। तो हर साल हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसके वजह से क्या होता है? चीज़ें महंगी होती जाती है। तो इसके ये महंगाई को रोकने के लिए और इस महंगाई के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये पेन है जिसकी आज की कीमत है 100 रुपये, ठीक है, और एक साल बाद इस पेन की कीमत महंगाई की वजह से होने वाली है 110 रुपये। मान लो आज मेरे पास 100 रुपये है, तो मैंने यह पेन खरीद लिया और मेरे पास अभी ये पेन है और मेरे पास और 100 रुपये है।
तो क्या होता है, 1 साल बीत जाता है और मैं वो 100 रुपये लेके ये पेन खरीदने के लिए जाता हूँ 1 साल बाद। तो दुकानदार मुझे बोलता है भाई 1 साल हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, अब ये पेन 100 रुपये का नहीं आएगा, ये आएगा 110 रुपये का। पर मेरे पास तब तो 100 ही रुपये थे, वो तो 110 नहीं हुए। तो मैं उससे बोलूंगा भाई मैंने तो 100 रुपये वो उसी टाइम के थे जब पेन 100 रुपये का था, तब भी मेरे पास 100 ही रुपये थे, पर आज कैसे 110 हो गया। तो भाई इसे ही कहते हैं महंगाई, और इसको ही बीट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल, अगर मान लो वो 100 रुपये मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किए होते जिससे मुझे 12 रुपये और मिलते 100 रुपये के ऊपर, तो मेरे पास कितने होते 112 रुपये, तो मैं 110 रुपये का पेन खरीद लेता और 2 रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाता। तो यही फंडा है भाई, इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है टू बीट इन्फ्लेशन, टू बीट महंगाई को हराने के लिए। तो महंगाई को हराने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये नहीं है कि महंगाई हर साल 10% से ही बढ़ेगी, ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया। महंगाई कितने भी जनरली ऐसा बोलते हैं 6-7% से महंगाई हर साल बढ़ती है भारत में। तो इसको बीट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। अब इन्वेस्टमेंट से भी पहले एक चीज़ आती है, वो है सेविंग्स। अगर आपके पास सेविंग्स ही नहीं है, आपके पास अगर पैसा ही नहीं है, तो आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, सेविंग होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मान लो किसी बंदे की सैलरी 10,000 रुपये है महीने की, और उसके खर्चे ही 9,000 है, और उसके पास 1,000 ही बचता है, और वो भी वो उड़ा देता है, तो उसके पास क्या बचेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है सेविंग्स का होना। और आप सेविंग को ऐसा समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, जब वो जॉब को लगते हैं तो वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। वो क्या करते हैं, हाँ भाई जॉब लग गया, अब मज़े करेंगे, पार्टी करते हैं, खाना पीना खाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि वो पैसा उनको सेव भी करना है, और वो सारा पैसा उड़ा देते हैं। तो मैंने ऐसे लोग देखे कि वो सारा पैसा उड़ा देते हैं, और बाद में महीना खत्म होने से पहले उनको टेंशन हो जाती है नेक्स्ट सैलरी कब आएगी और मैं कब अपने खर्चों को पूरा करूंगा। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि जो भी आपके पास सैलरी आती है, मान लो आपके पास 10,000 रुपये सैलरी आती है, तो उसमें से 50% सैलरी आपको अपने खर्चों के ऊपर, जो बहुत ही ज़रूरी खर्च है जैसे घर, लाइट बिल, रेंट, खाना पीना, इन जो ज़रूरी चीज़ें उनके ऊपर खर्च करनी है। बचे हुए 5,000 में से 2,000 रुपये आपको कंपलसरी सेव करने हैं। मतलब जो आपकी टोटल सैलरी है उसके 20% आपको सेव करनी है। और जो 30% चीज़ें हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप ज़िंदगी को जियोगे नहीं, तो जो 30% चीज़ें हैं उससे आप आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो इच्छा है उसको पूरा कर सकते हो। जैसे आपको घूमने के लिए जाना है, कहीं पे कोई मोबाइल ख़रीदना है, कोई अच्छा वाला घड़ी खरीदना है, या फिर कुछ भी चीज़ जो आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो ऊपर नहीं लेके जाओगे। तो ऐसा आप वो 30 रुपये आप उन चीज़ों पे खर्च कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये आते हैं तो 50 रुपये आपके जो ज़रूरी खर्चे है उसके ऊपर, 30 रुपये आपको जो चीज़ें चाहिए, जो आपकी दिल की इच्छा है उनको पूरा करने के लिए, और 20% सैलरी आपकी हमेशा सेव होनी चाहिए। मतलब जितना भी आपका पैकेज बढ़े और जितनी भी आपकी सैलरी बढ़े, उसके 20% हमेशा सेव करो। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अब सेविंग तो हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है भाई। मान लो कि आप आपके घर के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हो और सारी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है, और वो जिम्मेदार व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है, मान लो बीमार पड़ जाता है, और ऐसी बीमारी हो जाती है उसको कि वो कभी काम ही नहीं कर सकता ज़िंदगी में। मान लो वो कहीं पे उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है और वो कभी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगा, या फिर उस हादसे में उसकी जान चली जाती है, तो फिर वो उसके ऊपर डिपेंड वाले लोगों का क्या होगा। या फिर मान लो कि कोई बंदा है जो आज तो नॉर्मल है, पर आज के ज़माने में आपको पता है कुछ भी हो सकता है कभी भी। मान लो उसको कुछ एकदम ऐसी जानलेवा बीमारी डिटेक्ट हो गई जिसका खर्चा मान लो बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो बंदा क्या करेगा, क्योंकि उसकी सैलरी तो है समझो 50,000 और उसको खर्चा लगने वाला है 50 लाख का, तो वो क्या करेगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंसेस की। और इंश्योरेंस जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, जो मुझे लगता है जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है अपने घर में, जो अपने फैमिली के लिए कमाता है, ये 2 इंश्योरेंस कम से कम तो लेने ही चाहिए। सबसे पहला इंश्योरेंस आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये होता है किसी घटना की वजह से कोई इंसान अपनी जान गंवा देता है, तो
उसकी जो डिपेंडेंट फैमिली है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं, उनको एक लमसम अमाउंट मिलेगी। जैसे मान लो कोई अजय नाम का बंदा है, सॉरी अजय तुमको उड़ा रहा हूँ मैं, मान लो अजय नाम का बंदा है और उसको कुछ XYZ रीज़न की वजह से उसकी जान चली गई और उसके घर पे उसके ऊपर उसकी बीवी और बच्चे डिपेंडेंट है। पर अजय एक अच्छा और स्मार्ट बंदा था, उसने क्या किया, जैसे वो जॉब को लगा उसने क्या किया, एक टर्म इंश्योरेंस अच्छा वाला खरीद के रखा और जिसका कवर था, जनरली उसकी जो सैलरी थी उसके 10 से 20 गुना होता है। मान लो अजय की सैलरी उस टाइम पे 10 लाख रुपए थी और उसने टर्म इंश्योरेंस खरीदा था 1 करोड़ का। तो वो जब चल बसा तो वो इंश्योरेंस कंपनी ने सब क्लेम वगैरह सेटल करके उसके फैमिली को वो 1 करोड़ रुपए दे दिए। अब उन 1 करोड़ में से अजय की फैमिली, उसके बच्चे, उसकी बीवी आराम से आने वाले कुछ साल गुजार सकती है और हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी भी अच्छे से गुजरे उन पैसों में। तो ये अजय ने अच्छा काम किया। मान लो अजय की 10 लाख की सैलरी में क्या ही होता उसके फैमिली का। तो इसके लिए इंश्योरेंस और खास करके टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई बंदा अपने फैमिली में ब्रेड विनर है और उसके ऊपर ही फैमिली सब डिपेंड है। ये आपको एक तरीके से सिक्योरिटी देता है, आपको फाइनेंशियल जो बर्डन है उससे बचाता है और आपकी जो डिपेंडेंट है उनको भी जो स्ट्रगल होने वाला है आप जाने के बाद उससे राहत दिलाता है। ठीक है। और टर्म इंश्योरेंस जितने आप जल्दी खरीदोगे उतना फायदे का रहता है। मान लो कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर 21 साल का लड़का खरीदता है और एक 30 साल का आदमी खरीदता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आता है। जितना जल्दी खरीदोगे उतना कम और सस्ते में मिलता है। और जनरली टर्म इंश्योरेंस आप जब तक रिटायर नहीं होते तब तक ही रखते हो। मतलब मान लो जब तक मैं कमा रहा हूँ तब तक ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर एक बार मैं कमाना बंद कर देता हूँ तो मेरी फैमिली को तो वैसे मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी फिर, और तब तक आप पैसा भी कमा लोगे। और टर्म इंश्योरेंस में आपको जो आप पैसा देते हो हर साल 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए वो आपको रिटर्न नहीं मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो टर्म इंश्योरेंस खरीदते ही नहीं। वो जाते हैं ऐसी स्कीम की तरफ जिसमें आपको पैसा रिटर्न मिलता है। जैसे कुछ LIC पॉलिसीज होते हैं, मनी बैक गारंटी के प्लान होते हैं, जिसमें आप वो बोलते हैं कि आप साल के 50,000 भरो, 20 साल तक भरो और अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम आपको 30 लाख रुपए देंगे और आपके आपने जो अब तक पैसा भरा है वो भी दे देंगे। वो टर्म इंश्योरेंस नहीं हुआ। प्योर टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, आप टर्म इंश्योरेंस ले लो, उनको वो पैसा देते रहो हर साल का और वो बहुत कम होता है। 1 करोड़ के लिए मान के चलो कि आपको मुश्किल से अगर आप 21-22 में खरीदते हो तो 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च आएगा और इससे आपको सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, ये तो हो गई टर्म इंश्योरेंस की बात और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस। अब मान लो कि कोई बंदा है, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसको बहुत मोटा खर्चा करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसके पास तो पैसा नहीं होगा भाई। और वो फिर क्या करेगा, अगर उसको कुछ बीमारी वगैरह हो जाती है, वो कहीं ना कहीं से लोन उठाएगा, वो बैंक से लोन उठाएगा, वो जो लोकल लोन देने वाले लोग होते हैं उनसे पैसा उठाएगा और वो उस लोन में दबता चला जाएगा। और उस ऊपर से उसकी हेल्थ भी जा रही है, ऊपर से उसका जॉब भी जा रहा है, तो वो पैसे रिपे कैसे करेगा। फिर तो उसकी फैमिली को जो है वो सब बेच के वो बीमारी सही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमेशा ऐसा बोला जाता है कि अगर आप फैमिली में ऐसे बंदे हो कि जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड है तो आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ जाए, भगवान करे ऐसे की सिचुएशन किसी के लाइफ में नहीं आए, पर आ जाए तो आप उसको सही से हैंडल कर पाओ। तो इसके लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। खुद का नहीं, आपके फैमिली का भी होना ज़रूरी है। क्योंकि किसी को भी अगर कुछ हो जाता है तो फिर उनका भी तो खर्चा आपको ही करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस सही से लेके रखो, रिसर्च करो, मार्केट में देखो और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली, जो बर्डन आने वाला है उससे मदद करेगा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी बहुत ज़्यादा स्कैम्स वगैरह होते हैं, तो हमेशा सोच समझ के वेल रिसर्च करके ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये तो हो गया इंश्योरेंस के बारे में। तो आपने देखा इंश्योरेंस कितना ज़रूरी। मुझे लगता है जो भी बंदा अपने फैमिली में ब्रेड विनर है उसको ये 2 चीज़ें तो एटलीस्ट होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में और एक चीज़ आ जाती है कि हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, पर वो बहुत कम अमाउंट होती है और इसके ऊपर भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो
एक्स्ट्रा की अमाउंट का होना कभी भी अच्छा ही है, ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं, हमने पहले क्या देखा, सेविंग्स, फिर इंश्योरेंसेस। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इमरजेंसी फंड। जैसा कि नाम बताता है इमरजेंसी, इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती है हमें, और हर एक इमरजेंसी को हमें टैकल करना होता है। तो इमरजेंसी को टैकल करने के लिए हमारे पास हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी फंड। मान लो कोई सुभाष नाम का आदमी है, उसकी अभी अभी जॉब लगी है, उसका पैकेज भी अच्छा है, समझो 20 लाख का पैकेज है, मस्त तगड़ा पैकेज मिला है उसको, और सुभाष मस्त जॉब कर रहा है, सब उसकी सैलरी वैलरी सही आ रही है, और सुभाष को मस्त पैसा खर्चने की शौक है, सब वैसा सब आराम से चल रहा है सुभाष की लाइफ में। और अचानक से सुभाष को कंपनी बोल देती है, भाई कल से घर निकलो, तुम्हारी जॉब चली गई। अब ये तो इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, सुभाष को पता ही नहीं कैसे हैंडल करना है इसको। सुभाष ने तो सारे पैसे उड़ा दिए, पार्टी की, घूमने गया, अच्छी वाली गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, अब तो उसके पास पैसे ही नहीं। अब वो क्या करेगा, जॉब का तो पता नहीं, कल जॉब लगेगी, परसों लगेगी, 4 महीने बाद लगेगी, और ऊपर से सुभाष के गाड़ी का ईएमआई चल रहा है, सुभाष के घर का ईएमआई चल रहा है, सुभाष के बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो सुभाष ने क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, इस इमरजेंसी में? सुभाष के तो लग गए फिर। तो इस सिचुएशन में ना पड़ने के लिए इमरजेंसी फंड जरूरी होता है। ये तो एक सिचुएशन हो गई। तो इमरजेंसी फंड का पर्पज ये होता है कि जब भी आपके लाइफ में ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए जिसको आप टैकल कर सकते हैं, जिसको आपको टैकल करना है, तो उसके लिए एक इमरजेंसी फंड, एक पैसा आपके पास होना चाहिए जो आपको इस टाइप की सिचुएशन से बचाए। सुभाष का जॉब चला गया, मान लो उसके जो महीने के खर्चे थे, मान लो उसके महीने के खर्चे थे 1 लाख रुपए, और उसको 6 महीने का जो खर्चा था उसका पैसा उसके पास ऑलरेडी था। तो सुभाष को तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो 6 महीने मस्त जॉब सर्च करता और 6 महीने में जॉब ही लग जाती, और उसकी ज़िंदगी भी अफेक्ट नहीं होती। उसके बच्चों की स्कूल की फीस होती, गाड़ी का ईएमआई होता, घर का ये वो सब हो जाता, और सुभाष टेंशन फ्री ज़िंदगी जी पाता था। नहीं तो वो अगर 6 महीने का उसके पास इमरजेंसी फंड नहीं होता तो वो उसकी लाइफ बहुत बिगड़ चुकी होती। तो इसके लिए इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी होता है। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है बेसिकली, जितने भी आपके महीने के खर्चे हैं वो एटलीस्ट आप 6 महीने के लिए सेव करके रखो, ठीक है। उस पैसे को आप एक ऐसी जगह पे रखो कि जब आपके पास इमरजेंसी आएगी तभी आप उस पैसे को यूज़ करेंगे। जितने भी आपके महीने के खर्चे, मान लो सुभाष के महीने के खर्चे 1 लाख रुपए थे, तो 6 महीने का खर्चा मतलब 6 लाख रुपए सुभाष को अपने पास हमेशा रखने चाहिए, जबकि उसके पास इमरजेंसी आए तो उसको यूज़ करे। तो हो सकता है किसी के 50,000 हो तो 50,000 के हिसाब से 6 महीने के खर्चे, किसी का खर्चा 30,000 हो, किसी का 20,000 हो, उसके हिसाब से आप हमेशा अपना खर्चा कैलकुलेट करके और उसको इमरजेंसी फंड में डाल के रखो। और इमरजेंसी फंड का मतलब इमरजेंसी में ही यूज़ करना। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, वो इमरजेंसी फंड है, हाँ भाई कहीं पे घूमने के लिए जाना है, निकालो उससे पैसे, जाओ घूमने के लिए। देखो भाई ये अच्छा कोई तो मोबाइल आ गया, हाँ चलो उसमें से ऐसा नहीं करना। वो पैसा आप क्यों रख रहे हो, इमरजेंसी के लिए। और उस पैसे को भी आप ऐसी जगह पे रखो कि जो आपको तुरंत मिल सके, जैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा होना चाहिए वो पैसा। हो सकता है वो एफडी में पड़ा हो, एफडी करो आप और वो 2 दिन में आपको मिल जाए, या फिर 1 दिन में ही एफडी तोड़वा सकते हो। ऐसा नहीं कि वो पैसा आप रखो और ज़मीन में इन्वेस्ट कर दो 6 लाख रुपए, फिर जब इमरजेंसी आएगी तो ज़मीन बेचने के लिए मिलेगा आपको कोई बंदा जो जल्दी से जल्दी ज़मीन बेच के आपको पैसा दे देगा? नहीं मिलेगा। तो वो पैसा भी जो आपका इमरजेंसी फंड है वो लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड मतलब कभी भी आप उस पैसे को निकाल सकते हो, ऐसा होना चाहिए। समझ गए लिक्विड इमरजेंसी फंड का किस्सा? तो इमरजेंसी फंड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, और वो मुझे लगता है हर एक जो बंदा जिसके ऊपर फैमिली डिपेंड है, अगेन मान लो कि आपके घर में कोई जॉब करने वाले, आपकी बीवी भी जॉब करती है, मान लो आपके बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मान लो आपके दादाजी ने हाईवे के पास 50 एकड़ की ज़मीन लेके रखी है, तो फिर क्यों चाहिए तुमको इमरजेंसी में? मज़े करो भाई फिर, ठीक है। पर जो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे लेना चाहते हैं मेरे जैसे, उनके लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट, सेविंग्स, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। ये सब चीज़ें होने के बाद फिर आता है हमारा इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था, आज ये पेन 100 रुपए का है, 100 रुपए लेके नेक्स्ट साल जाओगे तो नहीं मिलेगा पेन। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? बहुत सारी चीज़ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास।
सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद में। खुद में क्या इन्वेस्ट कर सकते हो आप? अच्छा नॉलेज ले सकते हो, बुक्स पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, अच्छा अच्छा नॉलेज लो, पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखो, अपने हेल्थ के बारे में सीखो, आपके बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखो। वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। पर हम पैसे के बारे में इन्वेस्ट बोलने वाले, तो पैसे की इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ आप कर सकते हो? देखो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए मैं कोई ऑथराइज नहीं हूँ, पर जो बेसिक सी चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट की वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो? एक तो आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनीज के, आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, आप गोल्ड में कर सकते हो, आप ज़मीन में कर सकते हो, आप फ्लैट्स में कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट बहुत जगह पे कर सकते हो। तो अगर आप नए नए जॉब को लगे हो, आपके पास सैलरी भी इतनी नहीं होती है और 20% आपने सेव किया हुआ है, उसमें से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लोगों को क्या लगता है, पैसा है तो अभी अब मैं शेयर्स खरीदूंगा, धड़ाधड़ से लोग जाते हैं शेयर मार्केट की तरफ। पर मुझे ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट बिगिनर लोगों के लिए नहीं है, जिनको फाइनेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है उनके लिए शेयर मार्केट है ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी, आपको एनालिसिस वगैरह सब चीज़ें करनी पड़ती है और फिर आप जाके पैसा इन्वेस्ट करते हो, तब जाके आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, या फिर उसके साथ रिस्क भी होता है। इन्वेस्टमेंट के साथ हमेशा एक शब्द आता है रिस्क। आपने वो एडवर्टाइज भी सुने होंगे, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में। मतलब मान लो कि आपके पास 1,000 रुपये है, और अगर वो 1,000 रुपये आप आपके खुद के पास रखते हो, मान लो 10 सालों के लिए भी रखते हो, तब भी वो 1,000 रुपये 1,000 ही रहेंगे। पर मान लो कि वो 1,000 रुपये आपने किसी XYZ कंपनी में डाल दिए, शेयर खरीदा, और कल वो कंपनी खत्म हो गई, तो रिस्क है ना वहाँ पे। तो आपका वो 1,000 रुपये चला भी जा सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी का 1,000 का खरीदा था, वो 10 साल बाद 10,000 हो गए, तो मतलब आपको 9,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उसकी वो रिस्क है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा आपको फायदा, या फिर उतना बड़ा नुकसान। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा रहता है कि जितनी बड़ी रिस्क उतने बड़े रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, और वो आपको उतना मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। हमेशा याद रखो कि इन्वेस्टमेंट को आप इस तरीके से देखो। और बहुत सारे लोग इन चीज़ों में फंसते हैं कि उनको ऐसा चाहिए कि भाई मैं 1,000 रुपये डालूँ तो अगले साल वो डबल ही होना चाहिए, दूसरे साल ट्रिपल ही होना चाहिए। ऐसे स्कीम्स में, ऐसे जाल में फंसो मत भाई। बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी की सेविंग्स को डुबा देते हैं, बहुत सारे लोग अपना कर्जा और ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकते ज़िंदगी में। तो इन सब चीज़ों से फंसो मत, इन सब लालच में पड़ो मत। हमेशा याद रखो कि एक डिसेंट सा रिटर्न क्या है। जहाँ भी आपको 15 से 20% का अच्छा रिटर्न मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, तो आप मतलब जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे आप सक्सेसफुल होगे। 15 से 20%, तो सोच के चलो कि इतना रिटर्न अगर आप कमा पाओ 15 से 20%, या फिर 10 से भी, मतलब हमेशा याद रखो कि अच्छा रिटर्न क्या होता है। मान लो आपके पास 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये कभी डबल की आशा लेके मत चलो। हो सकता है अच्छे सिनेरियो में 1 बार 2 बार 10 बार हो सकता है, पर ये सस्टेनेबल नहीं है। ये मैराथन है। मैराथन में कैसा, आप धीरे 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 दौड़ते हो लंबे समय के लिए। स्प्रिंट नहीं है कि यहाँ से दौड़ना शुरू किया फटाक से 200 हो गया, 10,000 हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको मैराथन दौड़ना है, धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है। तो मैं तो कहूँगा कि शुरू में स्टॉक मार्केट में मत जाओ जब तक कि आपको नॉलेज नहीं आ जाती। आप स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स बहुत ईजी है और बहुत लोगों के लिए वो फायदेमंद है, क्योंकि उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि शेयर मार्केट में आप क्या करते हो, आप जाते हो, एक कंपनी है, समझो रिलायंस कंपनी है, आप उसमें 10,000 रुपये डालते हो और आप रिलायंस के शेयर्स ले लेते हो, और रिलायंस के साथ समझो फायदा हो गया तो आपका फायदा होगा, नुकसान हो गया तो नुकसान हो गया। मतलब वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। वेयर एज म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि आप 10,000 रुपये लेके जाते हो, एक म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है, उनको देते हो और उनको बोलते हो कि आप ये मेरा पैसा रखो और इसके ऊपर इसको इन्वेस्ट करो और मुझे इस पैसे को बढ़ा के दो, इसको इन्वेस्ट करो। तो म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां होते हैं उसको AMC बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के, उनको पता होता है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, क्या डिसीजन ले रही है, उसमें क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी, कौन सी कंपनी को लॉस होने वाला है। तो वो लोग उसमें ही होते हैं, उनका प्रोफेशन ही वही होता है। तो आप जब उनको पैसे देते हो तो वो लोग अपने हिसाब से नॉलेज लगा के
वो आपके पैसे को ऐसे कंपनीज में डालते हैं जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और उसका रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हो। जब आप खुद से लेते हो तो आपको इतना नॉलेज नहीं होता। अगर आपको खुद को नॉलेज है तो बेटर है, आप स्टॉक्स में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। पर मुझे नॉलेज नहीं है, तो मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ म्यूचुअल फंड्स के जरिए। तो इस ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैं स्टॉक्स में भी करता हूँ थोड़ा बहुत, पर वो सीखने के लिए, मतलब मैं सीखता रहता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ कि हाँ कौन सा स्टॉक कैसे खरीदना है, क्या होता है, वो सीखने के लिए। बस वो एकदम छोटी सी अमाउंट होती है, वो मैं रिस्क नहीं लेता उसमें, ठीक है। तो ऐसे तरीके हो सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को आपको खुद से सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा और आप करने लग जाओ, नहीं, सीखो इन चीज़ों को। म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक्स क्या है, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, कहाँ पे रिस्क होता है, कहाँ पे कम रिस्क होता है, आप कौन से रिस्क ले सकते हो, आप कौन से रिस्क नहीं ले सकते। ये सब चीज़ें सीखो और खुद का डिसीजन खुद लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का एक सिंपल सा रूल ध्यान में रखो, जितने कम रिटर्न, मतलब जितना कम आपको ब्याज दर मिलेगा, उतनी सेफ आपकी इन्वेस्टमेंट। मान लो सबसे सेफ क्या है, आपका पैसा है ना, कैश में रखो खुद के पास। कैश में पैसा रखोगे तो क्या है कि जब तक चोरी नहीं हो जाती वो पैसा सेफ है, और आपको उतना ही पैसा मिलेगा। मतलब 1 लाख रुपए तो 1 लाख ही रहेंगे, 10 साल बाद भी 1 लाख ही रहेंगे। दूसरा क्या है कि आप वो पैसा बैंक में रखो। बैंक में रखोगे तो क्या होगा, 1 लाख रुपए के ऊपर बैंक आपको 2% देती है। मतलब सेविंग्स अकाउंट में सबसे कम होता है, और लोग सेविंग अकाउंट में अपना पैसा पड़े रहने देते हैं। तो सेविंग अकाउंट में क्या होगा कि आपको हर साल 2,000 रुपये मिलेंगे। 10 साल बाद कितना बढ़ के हो जाएगा, समझो 30,000 रुपये हो जाएगा, मतलब 1,30,000 हो जाएंगे 10 साल बाद। पर वहाँ पे भी रिस्क कम है, क्योंकि 2% है। तो फिर आपका पैसा वहाँ पे भी सेफ है, ऑलमोस्ट सेफ है, जब तक कि वो बैंक ही डूब ना जाए। वो तो 99%, डेटॉल का 1% रहते हैं ना कीटाणु, वैसे रिस्क तो वहाँ पे भी है। जैसे घर में कैश रखो तब भी रिस्क है, बैंक में रखो तब भी रिस्क है। तीसरा क्या है, आप बैंक में एफडी कर सकते हो। एफडी किया तो क्या, बैंक बोलती है हाँ हम आपको क्या करेंगे, आप हमारे पास फिक्स ये 1 लाख रुपए रखो। जैसे सेविंग में क्या होता है कि आप 1 लाख रखते हो तो आप कभी भी निकाल सकते हो, तो बैंक को पता नहीं होता कि ये 1 लाख रुपए कब तक है। पर एफडी किया तो बैंक को पता है 1 साल के लिए तो ये पैसा रहने वाला है। तो बैंक क्या बोलती है, हाँ आप 1 साल हमारे पास पैसा रखो, हम क्या करेंगे इस पैसे को है ना किसी को दे देंगे जो हमें 10% देगा। हम 10% कमाएंगे बैंक वाले, आपको हम 7% देंगे, मतलब 3% बैंक प्रॉफिट कर लेते हैं। तो एफडी हो गया। और एफडी का जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो महंगाई के बराबर रहता है। मान लो एफडी अगर आपको 10% दे रही है, महंगाई भी 10% ही रहती है। तो मतलब आपका पैसा कुछ बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता है, ये पेन कमाने जितना ही रहता है 1 साल बाद। वो भी आपके लिए सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप यंग हो, यंग बंदा क्या कर सकता है, रिस्क ले सकता है। वेरएज कोई बुढ़ा आदमी है वो नहीं रिस्क ले सकता, तो उसको तो एफडी ही सही है। पर यंग लोगों के लिए एफडी हो सकता है कि इतना सही ऑप्शन नहीं है, आपको पैसा ग्रो करना है अभी, ठीक है। तो आप उस तरीके से देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास, मान लो गोल्ड ले लिया आपने, गोल्ड में भी रिस्क है। गोल्ड फिजिकल में लेके रखोगे, चोरी वारी हो जाए, गोल्ड चला जाएगा, पर वो हर साल कीमत बढ़ता है। फिर आता है आपके पास स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। वो म्यूचुअल फंड में भी टाइप होते हैं, फिर ज़मीन, फिर बहुत सारी चीज़ें, और ये सब आपको एनालाइज करनी होगी। जितनी कम रिस्क उतने कम रिटर्न्स, जितनी ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा रिटर्न्स। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखो और अपना खुद का दिमाग दौड़ा के इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करो। अब इन्वेस्टमेंट करते समय एक हैबिट लगा लो कि हर महीने जब भी आपकी सैलरी हो जाए 20% आप सेव कर लो, उसमें से कुछ पैसे आप इन्वेस्ट कर दो तुरंत। हो सकता है कुछ पैसे आप आपके बैंक में रखोगे इमरजेंसी के लिए, या फिर वो आप देख लो आपको 20% में से कैसे करना है। और हो सकता है कि कोई बंदा बोलेगा मैं 20% ही क्यों सेव करूँ, मैं 40% करूँगा। करो भाई, आपके हिसाब से जितना करोगे उतना अच्छा ही है ना। तो ऐसे आप ये कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका इन्वेस्टमेंट का है, एसआईपी कर लो। मेरा तो भाई सिंपल सा है, हर महीने मेरी सैलरी जिस दिन होती है उसी दिन मेरा जो सेविंग है वो मैं कट कर देता हूँ, और जो बचा हुआ पैसा है उसको मैं खर्च करता हूँ। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए बातें जो आप कर सकते हो। अगर कोई मुझे पूछेगा कि भाई म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तो मैं बताऊंगा कि अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो और आपको अगर टैक्स सेव करना है तो आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हो। जैसे कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड बोलते हैं उनको। ईएलएसएस मतलब उनका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, और आप 3 साल तक उनको पैसा नहीं निकाल सकते, पर वो आपको टैक्स सेव करने में मदद करती है। मैंने भी वही से स्टार्ट किया था मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी,
और वो काफ़ी अच्छा भी है, उसमें आपको रिटर्न्स भी मिल जाते हैं थोड़े बहुत, और आपका टैक्स भी सेव हो जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से मतलब वो पैसे को आप भूल ही जाओ, मतलब रख दिया उधर तो रख दिया, तो ऐसी चीज़ है। तो मुझे लगता है ELSS एक अच्छी स्कीम है अगर स्टार्ट करना है आप लोगों को इन्वेस्टमेंट। फिर पैसिव फंड्स है, पैसिव मतलब जहाँ पे आप शेयर मार्केट की जो इंडेक्स है उसमें कर सकते हो, जिसमें भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है तो मैं लिंक में दे दूंगा, मैं जो ऐप्स यूज़ करता हूँ, एक ज़ीरोधा का काइट यूज़ करता हूँ और एक मैं यूज़ करता हूँ ईटी मनी, तो ये लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया पर सही है भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये हर बंदे ने करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और ये मैं एक मेरे सब्सक्राइबरों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपको एक अच्छी ज़िंदगी बनाने की हेल्प करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो मुझे बताना कमेंट्स में, हम और ऐसी वीडियोस बनाएंगे। और एक और रिक्वेस्ट है, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, मार्केट की रिस्क, इन्वेस्टमेंट की रिस्क, सब चीज़ों को समझ के ही अपना डिसीजन लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।